नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी देश के नाम पीएम मोदी के संबोधन की, योगी राज में बढ़ने वाली महंगाई की। जानेंगे कि क्या बिहार में बदलेगी महागठबंधन की तस्वीर और आईआरसीटीसी ने क्यों की कर्मचारियों की छुट्टी, और आखिर में बात कल से बदलने वाले बैंक से जुड़े नियमों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में पहली बार ऑनलाइन शिक्षा के बजट को लेकर हुई बैठक। नई शिक्षा नीति को लागू करने पर भी चर्चा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों को लैपटॉप, मोबाइल देने के लिए वित्त मंत्रालय से मांगे 63,206 करोड़ रुपए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, पेट्रोल डीजल रोज हो रहा है महंगा, भाजपा मुनाफाखोरी पर उतारू। राजधानी दिल्ली में 4 जुलाई से फिर खुलेगी जामा मस्जिद। सामूहिक तौर पर नमाज अदा कर सकेंगे लोग। मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने दी जानकारी। अपने वर्कर्स को 3,070 करोड़ रुपए का बोनस देगी अमेज़न। जून महीने में कंपनी से जुड़े रहने वालों को मिलेगा फायदा। फुल टाइम के साथ पार्ट टाइम काम करने वालों को भी मिलेगा बोनस। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर हुआ बंद। सेंसेक्स 46 अंक गिरकर 34,915 अंकों पर हुआ बंद। निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 10,302 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर जनता से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान भी किया। आज पीएम के संबोधन पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले पीएम के संबोधन में क्या कुछ खास रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता के नाम संबोधन का आज सभी को इंतजार था। 2 दिन पहले ही रविवार को प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से मुखातिब हुए थे। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल था कि आखिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सी बड़ी घोषणा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की खास बातों पर नजर डालें तो प्रधानमंत्री ने कहा, अनलॉक शुरू होने के बाद लापरवाही बढ़ी है। पहले हम सतर्क थे, अब और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। लापरवाही बढ़ना चिंता का कारण है। जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा और समझाना होगा। भारत में भी गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं हो सकता। पूर्णबंदी होते ही सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की। गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। 9 करोड़ अन्नदाताओं के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए। 3 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर के आखिरी तक कर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। इसमें 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। पिछले महीने का खर्च भी जोड़ दें तो करीब 1.5 लाख करोड़ हो जाता है। आज अगर सरकार सबको राशन दे रही है तो उसका क्रेडिट अन्नदाता और दूसरा ईमानदार करदाता को जाता है। ये छठा मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री की घोषणा से उन लोगों को राहत मिली है जिनके सामने पूर्णबंदी के दौरान रोजगार की समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी के दौरान बढ़ती लापरवाही पर भी चिंतित नजर आए। राजीव जी, अनलॉक 2 के आगाज से पहले आज पीएम मोदी के संबोधन से उम्मीद थी कि पीएम देशवासियों को राहत देने का ऐलान करेंगे, क्योंकि 3 महीने से लोगों के पास काम नहीं है। पीएम ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज देने का ऐलान भी किया है। लेकिन राजीव जी, इस मुसीबत के दौर में क्या इतना ही काफी है? जी मीनाक्षी, पीएम मोदी जब भी राष्ट्र के नाम संबोधन देने का ऐलान करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। इस वक्त जब देश चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है और ऐसे में ये जानने की और उत्सुकता थी कि मोदी जी देश को किस तरह राहत या दिलासे की बात कहते हैं, लेकिन उनके संबोधन को सुनकर निराशा ही हुई। देश की आम जनता इस वक्त कई तरह से जूझ रही है। स्वास्थ्य और खराब आर्थिक हालात के बाद पड़ोसी देशों के साथ में तनाव और महंगाई बढ़ रही है और इसके साथ साथ बेरोजगारी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोजाना ही कहीं न कहीं से कर्मचारियों की छटनी की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे वक्त में गरीब तबके के साथ साथ उस मध्यम वर्ग को भी सरकार से राहत की उम्मीद थी, जिसका जीवन नौकरी के भरोसे ही चलता है। एक गरीब की नौकरी जाना मतलब पूरे परिवार पर असर होना होता है। मगर प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी को लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की और न ही उन्होंने उन मध्यम और लघु उद्यमियों यानी कि एमएसएमई को कोई दिलासा दिया जो लॉकडाउन के बाद से मंदी को झेल रहे हैं, और सरकार का राहत पैकेज भी जिनके लिए असरहीन है। मोदी जी जिन लोगों के लिए
ये मुफ्त अनाज की बात कह रहे हैं, उनमें भी सोचने की बात यह है कि आखिर कुछ महीनों के मुफ्त राशन या कुछ दिनों के रोजगार से आप भारत को कैसे आत्मनिर्भर बना सकते हैं। भारत तो तभी आत्मनिर्भर बनेगा जब हर हाथ को काम मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज के अपने संबोधन में कोई नई बात नहीं कही है मीनाक्षी, केवल पुरानी बातों को नए तरीके से उन्होंने दोहराया है और लगे हाथ देश को नसीहत भी दे दी है कि 2 गज की दूरी और मास्क जैसी सावधानियों का ध्यान रखें। उनके संबोधन में खुद के लिए तारीफ तो दिखी मीनाक्षी, लेकिन जनता के सवालों का जवाब जो है वो बिल्कुल ही नदारद रहा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में पहले ही पूर्णबंदी के बाद महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी जनता की जेब में सेंध लगाने वाली है, यानी यूपी में भी अब महंगाई बढ़ने वाली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अभी तक जनता पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पर महंगाई का एक और बोझ पड़ने वाला है। प्रदेश की विद्युत नियामक कंपनी यूपीपीसीएल जल्द ही बिजली की दरें बढ़ा सकती है। दरअसल बिजली दरों में वृद्धि के साथ ही स्लैब का सरलीकरण करके बिजली उपभोक्ताओं के जेब पर और बोझ डालने की तैयारी हो चुकी है। अभी गरीबी की रेखा से नीचे के उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के लिए दरों के 4 स्लैब हैं। अब सरलीकरण के नाम पर इसे 2 स्लैब में बदलने की तैयारी चल रही है। एक स्लैब 200 यूनिट तक की खपत का और दूसरा 200 यूनिट से ज्यादा की खपत का बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 2020-21 के लिए दरों में 5 से 8% की वृद्धि भी संभावित है। पावर कॉर्पोरेशन जल्द ही राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव दाखिल करेगा। स्वास्थ्य मुसीबत के कारण बीते 3 महीने में बिजली कंपनियों के राजस्व में भारी कमी आई है और 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया हो गया है। लगभग 10 लाख उपभोक्ताओं पर तो 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है। ऐसे में राजस्व बढ़ाकर बिजली कंपनियों की आर्थिक सेहत सुधारना बड़ी चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही ज्यादा बिजली आपूर्ति के मद्देनजर पावर कॉर्पोरेशन ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं और अन्नदाताओं की दरों में भी इजाफा करना चाहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के अनुपात में राजस्व नहीं मिल रहा है। इसकी भरपाई के लिए कॉर्पोरेशन गांवों की दरें बढ़ाने का तर्क दे रहा है। इस पर उसे सरकार के रुख का इंतजार है। वैसे 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए सरकार अगले साल दरों में वृद्धि को हरी झंडी देगी। इसकी गुंजाइश कम है। अब कॉर्पोरेशन इस साल किसी भी तरह दरें बढ़वाने की जुगत में लगा है। देखना है कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अब उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार महंगाई बढ़ाकर जनता की मुसीबत बढ़ा रही है, तो वहीं बिहार में फिलहाल महागठबंधन में भी मुसीबतें कम नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग होने के संकेत दे चुके हैं। आरजेडी नेता भी पार्टी से नाता तोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें तेजस्वी को कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि तेजस्वी तो एक और पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने का मन बना चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले छोटे दल ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा से एनडीए और महागठबंधन की बड़ी पार्टियों की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान सीएम नीतीश को आंखें दिखा रहे हैं, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अनुभवहीन बता रहे हैं। लेकिन लगता है कि मांझी के बयानों से तेजस्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मांझी भले ही महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी मांझी को पहले दिन से ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इधर विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी बिखरती नजर आ रही है, लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी के तीनों उम्मीदवारों के निर्विरोध एमएलसी बनने पर यह दावा करते नजर आए कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत की तस्वीर इससे भी बड़ी होगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में एक और पार्टी को शामिल करने के संकेत दिए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को एडजस्ट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में आरजेडी का जेएमएम के साथ गठबंधन है। हालांकि बिहार में जेएमएम महागठबंधन में शामिल होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन चल रही है और जेएमएम 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले महागठबंधन की सूरत कितनी बदलती है। तेजस्वी विधानसभा चुनाव में कैसे महागठबंधन को मजबूत बनाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। खैर, निगाहें तो शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी टिकी हैं, लेकिन कैबिनेट के विस्तार को लेकर शुरू हुआ इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज भी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अब एक बार फिर शिवराज की नई टीम में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। साथ ही सूबे में 2 डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चाएं जोरों पर हैं।
मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद भले ही सत्ता में वापसी कर ली है, लेकिन वो सरकार चलाने के लिए अब तक अपनी नई टीम का ऐलान नहीं कर पाए हैं। शिवराज नेताओं की लिस्ट लेकर दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिले थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से तीसरे दिन आज भोपाल लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि चौहान मंत्रियों की जो सूची तैयार कर दिल्ली ले गए थे, उसे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके बाद नए नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कद और बढ़ सकता है। शिवराज दोनों को अपनी सरकार में उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तुलसी सिलावट उन नेताओं में शामिल हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वैसे सिलावट को ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ सरकार में भी उप मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तब भी बीजेपी नेताओं के सामने तुलसी सिलावट का नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में सामने रखा था। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर तैयार हो गया था। अब सिंधिया चाहते हैं कि बीजेपी अपना वादा निभाते हुए तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाए। अगर बीजेपी तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाती है तो संतुलन साधने के लिए नरोत्तम मिश्रा को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ताकि सिंधिया खेमे को तवज्जो देने से बीजेपी के नेताओं में नाराजगी न पनपे। ऐसे में अब कब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और किसे डिप्टी सीएम की कमान सौंपी जाती है, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश में अब 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एक फैसला आईआरसीटीसी ने जरूर लिया है। दरअसल पूर्णबंदी के दौरान लोगों की नौकरी जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब भी बरकरार है। इसी कड़ी में अब आईआरसीटीसी ने 500 से ज्यादा सुपरवाइजर्स की ये कहकर छुट्टी कर दी है कि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में पूर्णबंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी निजी कंपनियों के कर्मचारियों और गरीब कामगारों को उठानी पड़ी थी। अब पूर्णबंदी के बाद सरकार ने अनलॉक 2 को लेकर भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, लेकिन लोगों को नौकरी से निकाले जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। दरअसल इंडियन रेलवे की केटरिंग और पर्यटन का काम देखने वाली आईआरसीटीसी ने 500 से ज्यादा सुपरवाइजर्स की छुट्टी कर दी है। ये सभी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा पर काम कर रहे थे। आईआरसीटीसी ने इन सुपरवाइजर्स को ये कहकर निकाला है कि मौजूदा परिस्थितियों में इनकी जरूरत नहीं रह गई है। आपको बता दें, आईआरसीटीसी ने 2018 में करीब 560 सुपरवाइजर्स को रेलगाड़ियों में ठेकेदारों के परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए नियुक्त किया था। इन सुपरवाइजर्स का काम ट्रेनों के खानपान वाले कोच के संचालन की निगरानी करना था, लेकिन अब आईआरसीटीसी ने इन्हें 1 महीने का नोटिस देकर इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कही है। आईआरसीटीसी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने इसकी पुष्टि की, साथ ही ये संकेत भी दिया कि आईआरसीटीसी इस फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। वहीं आईआरसीटीसी के फैसले से निलंबित कर्मचारियों के सामने रोजगार की मुसीबत खड़ी हो गई है। अब कर्मचारियों ने सोशल मीडिया के जरिए रेल मंत्री पीयूष गोयल से मामले में हस्तक्षेप की गुहार लगाई है। ऐसे में देखना होगा कि रेल मंत्री इस फैसले में हस्तक्षेप करते हैं या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात कल से बदलने वाले बैंक से जुड़े नियमों की। देश में कल से अनलॉक 2 की शुरुआत होने वाली है। कई रियायतें मिलने वाली हैं तो कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। कल से बैंक से जुड़े कुछ नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपके एटीएम से पैसे निकालने के साथ साथ बैंक अकाउंट पर भी पड़ने वाला है। इसीलिए आपके लिए नियमों को जानना जरूरी है। तो आखिर 1 जुलाई से बैंक के किन नियमों में होगा बदलाव, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सरकार ने जब पूर्णबंदी की घोषणा की थी तो लोगों की सहूलियत के मद्देनजर बैंक से जुड़ी कुछ रियायतें दी गई थी। इन रियायतों में बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस रखने से लेकर एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन तक जनता को राहत मिली थी। लेकिन सरकार ने ये रियायत 3 महीने के लिए दी थी, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। वित्त मंत्रालय या फिर बैंकों ने रियायतों की मियाद बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की, लिहाजा कल से बैंक से जुड़े नियम बदल जाएंगे, जिसका सीधा असर आपके पैसों पर भी पड़ेगा। 1 जुलाई से सभी बैंकों के खाता धारकों को एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अब पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और अन्य शहरों में लोग 10 बार ही ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जबकि पूर्णबंदी के दौरान एटीएम से अनलिमिटेड कैश ट्रांजैक्शन की सुविधा दी गई थी। सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम बैलेंस न रखने को लेकर भी छूट दी थी, लेकिन नियमों में बदलाव होने के बाद ये सुविधा भी बंद हो जाएगी। ऐसे में खाता धारकों को बैंक के नियम के हिसाब से बचत खाते में हर महीने मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। मिनिमम बैलेंस न रखने पर खाता धारकों को अतिरिक्त चार्ज चुकाना पड़ता है। बैंक के नियमों में बदलाव का सबसे बड़ा असर खातों से ग्राहकों को मिलने वाले ब्याज पर पड़ेगा।
देश के ज्यादातर बैंक बचत खाते में मिलने वाले ब्याज में कमी कर देंगे। जानकारी के मुताबिक पीएनबी बैंक के खाता धारकों को मिलने वाले ब्याज में 0.50% की कमी कर दी जाएगी। वहीं अन्य सरकारी बैंकों में भी अधिकतम 3.25% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा 1 जुलाई से कई बैंकों में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराने पर लोगों के खाते फ्रीज किए जा सकते हैं। विजय और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होने के बाद खाता धारकों को अपना बैंक अकाउंट अपडेट कराना जरूरी हो गया है। अगर खाता धारक ऐसा नहीं करते तो बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।